नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास रंजन और आप देख रहे हैं कोडिंग टॉकीज विद विकास। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में विच इज लर्न प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच पार्ट 3। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को काफ़ी कंप्यूटर के, हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री के बारे में बताया था, कैसे कंप्यूटर्स इवॉल्व हुए, कैसे सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हुए, कैसे हार्डवेयर डिवाइसेस इवॉल्व हुए। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड यू कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो देखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी हम काफ़ी कूल और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, आज हम जानेंगे कि वेब क्या होता है और आज हम इंटरनेट और वेब से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जानेंगे। Before moving ahead guys, let me tell you that this entire series of videos is brought to you by Newton School. तो दोस्तों Newton School एक प्लेटफॉर्म है which helps people build a career in technology। अगर आप Newton School के वेबसाइट पर जाएं which is www.newtonschool.co तो आपको मिलेगा कि न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज, कोर्सेज फॉर वुमेन एंड कोर्सेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। हर प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़, पर्सनल मेंटोरिंग एंड ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव योर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड इससे आपकी हेल्प होती है टू गेट अ गुड जॉब इन IT। जो न्यूटन स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स और मेंटोर्स हैं, दे themselves are working for top product companies. There's another section called Launchpad on the Newton School application. Launchpad basically Newton School का aim है which makes you job ready, जो आपको free learning और self paced environment देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सीख सकें और अपने डाउट सॉल्व कर सकें। एंड इन सब के लिए Newton School does not charge you any money initially. Newton School is an entirely pay after placement program एंड यहाँ पे आपको कई कोर्सेज मिलेंगे जिसके लिए आप पहले कोर्सेज कर सकते हैं एंड उसके बाद इफ़ यू गेट अ गुड जॉब ऑफ 5 लाख CTC और अबव देन आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं तो आपको एक प्लेग्राउंड मिलेगा जहाँ पर आप लाइव कोडिंग कर सकते हैं और अपनी आउटपुट देख सकते हैं। सो काफ़ी कमाल का इंटरफेस है न्यूटन स्कूल का। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट आई एम श्योर एक ऐसा वर्ड है जो शायद इंडिया में और दुनिया में अब हर कोई जानता होगा। हर घर में लोग हर बात इंटरनेट पे करते हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, इंटरनेट पे देख लिया। कोई भी चीज़ अगर आप कहीं पर गए हो घूमने, उनकी फ़ोटोज़ इंटरनेट पे डाल दी किसी साइट पर। कोई डेटा है आपका जो आपको कहीं पे स्टोर करना है, आपने इंटरनेट पे डाल दिया। किसी भी किस्म की जानकारी है आपने इंटरनेट पे डाल दी, या इंटरनेट पे किसी भी किस्म की जानकारी है जो आपके पास है आपने इंटरनेट पे डाल दी। किसी किस्म की जानकारी आपको चाहिए आपने इंटरनेट से देख लिया। तो हमने बहुत बार सुना है कि इंटरनेट कुछ होता है, इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट, जहाँ देखो वहाँ इंटरनेट। बट आई एम प्रिटी श्योर कि हमने से बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि इंटरनेट एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि हज़ारों कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को साथ में जोड़ता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इंटरनेट या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे कोई जानकारी चाहिए तो मैं कैसे जानूँगा? मैं शायद अपने घर वालों से पूछूंगा। बट मेरे घर में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने ही लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कुछ दोस्तों से पूछूंगा, अगेन मेरे पास 7, 8, 10 दोस्त ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि मेरी जो जानकारी की सीमा है यही 10-15 लोगों में सीमित रह गई है। बट अगर कोई एक ऐसा जगह हो, कोई एक ऐसा ग्रुप हो मेरा जिसमें बहुत सारे लोग हों जिनसे मैं कोई जानकारी ले सकूं या जिनको मैं कोई जानकारी दे सकूं, तो मेरी किसी भी जानकारी को लेने की और देने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट उसके लिए मुझे सबसे पहले वो ग्रुप बनाना होगा। वो ग्रुप क्या होगा? वो ग्रुप कोई ऐसा संगठन होगा, कोई ऐसी जगह होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी जो हम सारे बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ता है। तो दोस्तों उसी तरह इंटरनेट काइंड ऑफ एक ग्रुप है, एक ज़रिया है कम्युनिकेशन का जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को और बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्शन फिजिकली केबल्स के थ्रू हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं इंटरनेट के ज़रिए हम मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीडियोज़ ऑडियोज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, डेटा, प्रोग्राम्स और फाइल्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यूजेस है इंटरनेट का। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अभी मैंने आपको बोला कि इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर्स और नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है। तो जब मैं नेटवर्क वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो नेटवर्क का मतलब क्या है? दोस्तों हम सबका इंडिविजुअल भी एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क मतलब हमारी फ्रेंड्स और फैमिली, जो हमारा एक क्लोज सर्कल होता है, शायद हम उसको नेटवर्क कहते हैं। उसी तरह
जब भी कोई दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं तो जिस माध्यम के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं उन्हें हम नेटवर्क कहते हैं। तो अगर दो कंप्यूटर एक दूसरे के थ्रू किसी तरह जुड़े हुए हैं जिसके थ्रू वो डेटा शेयर कर सकते हैं उसे हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क जनरली 3 तरह के होते हैं, विच इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये तीनों डिपेंड करते हैं कि वो नेटवर्क कितना बड़ा है। आइए हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क या लैन की। तो लैन क्या होता है दोस्तों? लैन भी एक बहुत कॉमन टर्म है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज स्टूडेंट्स लैन टर्म से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। लैन बेसिकली एक छोटा नेटवर्क होता है। अगर कुछ कंप्यूटर्स या कुछ डिवाइसेस, जैसे एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर और एक स्कैनर, सो अलग अलग डिवाइसेस या कुछ और मल्टीपल कंप्यूटर्स एक शॉर्ट डिस्टेंस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इट कैन बी बोथ फिजिकली और वाया वाईफाई या ब्लूटूथ। तो अगर किसी शॉर्ट डिस्टेंस में मल्टीपल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो हम उसको लैन कहते हैं या लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब हम बात करते हैं वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क की। तो वैन क्या है? वैन एक्चुअली लैन का ही बड़ा भाई है। तो जब हम कहते हैं कि जब हमने लैन में बोला कि कुछ कंप्यूटर्स अगर एक शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर या एक घर के अंदर या एक ऑफिस के अंदर ही अगर कुछ कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं तो वो जनरली लैन के थ्रू होता है। बट अगर हम वैन की बात करें तो मान लीजिए एक कंपनी है जिसका एक ऑफिस दिल्ली में है, दूसरा ऑफिस बैंगलोर में है, तीसरा ऑफिस मुंबई में है। बट इस है तो अल्टीमेटली वो सेम ही कंपनी के अलग अलग ऑफिसेस। तो ज़रूरी है कि वो उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है दिल्ली वाले, बैंगलोर वाले और मुंबई वाले, वो आपस में डेटा शेयर कर सकें। इसके लिए उनको एक कॉमन नेटवर्क में आना पड़ेगा। तो अगर हमारा जो नेटवर्क का एरिया है वो काफ़ी मल्टीपल जोग्राफीज़ पे है और सेमी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग जगह पे यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसको हम वैन कहते हैं यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं MAN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे लैन और वैन होते हैं। वो एक जोग्राफिकली बहुत बड़े एरिया में फैला होता है और जनरली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का कंट्रोल किसी एक कंपनी के या किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होता। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अलाउ करता है लोगों को कि वो रीजनली आपस में डेटा शेयर कर सकें। तो दोस्तों, अभी मैंने बताया कि इंटरनेट पे बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। तो डेटा अगर शेयर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी सम सेट ऑफ रूल्स जो कि उन दोनों कंप्यूटर्स को फॉलो करने होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं और आप एक गेम खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं और आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। बट मेरे मन में क्रिकेट के कुछ और ही रूल्स हैं, आपके मन में क्रिकेट के कुछ और ही रूल्स हैं। तो क्या हम ढंग से खेल पाएंगे? बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। हर 2-3 बॉल्स के बाद हमारे बीच कोई ना कोई झगड़ा होगा कि नहीं ये तो ऐसे होता है, नहीं वो तो वैसे होता है। वैसे ही फॉर एग्जांपल एक कंपटीशन में हम और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर हमें रूल्स ही क्लियर नहीं होंगे उस कंपटीशन के, तब हम सही से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसी तरह दोस्तों, अगर इंटरनेट पे कुछ कंप्यूटर्स या कुछ नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं तो उनके बीच कुछ कॉमन रूल्स होने चाहिए और वो रूल्स उन दोनों को फॉलो करने होंगे। इन्हीं रूल्स को टेक्निकल टर्म में प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है रूल्स जो कि सबको फॉलो करने हैं। तो इंटरनेट पे भी ऐसे ही कई रूल्स होते हैं जो कि कनेक्टिंग कंप्यूटर्स या कनेक्टिंग नेटवर्क्स को फॉलो करने होते हैं। इन रूल्स को हम जनरली TCP/IP कहते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे कंप्यूटर के 3 लेयर्स जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला है IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर, दूसरा है TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और तीसरा है एप्लीकेशन लेयर या एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। जब भी हम कोई डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज रहे हैं, इसको हम उस तरह समझ सकते हैं कि हमने एक चिट्ठी किसी एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान को भेजी है जो कि कहीं बहुत दूर रहता है। तो जब अगर हम कोई चिट्ठी, कोई लेटर एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं तो वो लेटर कई स्टेजेस से होकर गुजरता है। अगर मैंने नई दिल्ली के किसी कॉलोनी के पोस्ट बॉक्स में वो लेटर डाला है तो एक पोस्टमैन आएगा जो उस पोस्ट बॉक्स से लेटर को उठाकर अपने पोस्ट ऑफिस ले जाएगा। वहाँ से हो सकता है उस शहर के जनरल पोस्ट ऑफिस में जाए वो लेटर, फिर हो सकता है वहाँ से फ़्लाइट में या ट्रेन में जैसे भी वो दूसरे शहर पहुँचे, दूसरे शहर के जनरल पोस्ट ऑफिस में जाए, फिर दूसरे शहर के जनरल पोस्ट ऑफिस से एक्चुअल उस एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाए और फिर कोई दूसरा पोस्टमैन उसको जो रिसीवर है उसके पास लेकर जाए।
तो काफ़ी बड़ा स्टेज है एक्चुअली, अगर हम एक लेटर भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों, अगर हम इंटरनेट पे भी कोई डेटा शेयर कर रहे हैं तो इवन द स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, बट एक्चुअली प्रोसेस बहुत सिमिलर होता है। काफ़ी स्टेजेस से होकर उसको गुजरना पड़ता है ताकि वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंच सकें। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, जो भी डेटा हम से शेयर कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उनको छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक करके उन छोटे छोटे पैकेट्स को सेंड करता है ए से बी तक। छोटे छोटे पैकेट्स को सेंड करने का फ़ायदा क्या है, मान लीजिए आपको बाज़ार जाकर बहुत सारा सामान लेकर आना है, बट अगर सामान बहुत ज़्यादा भारी है तो शायद आप एक साथ सारा सामान लेकर नहीं आ पाओगे, तो फिर आप छोटे छोटे पैकेट्स में ही सामान ला पाओगे। सिमिलर है यहाँ पर भी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल अपने पूरे जो भी डेटा हमको ट्रांसफ़र करना है उनको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके फिर उसके बाद उसको सेंड करता है, और जो सेंडिंग प्रोसेस है वो बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल की एक डिसएडवांटेज ये है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल में अगर कोई डेटा का पैकेट खो गया ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू इंटरनेट इशूज़, ड्यू टू नेटवर्क इशूज़, या फिर जो रिसीवर है वो उसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो अगर डेटा का पैकेट खो गया तो इंटरनेट प्रोटोकॉल उसको वापस रिकवर नहीं कर पाता। इसीलिए हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ एक और प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं विच इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि TCP। TCP एक्चुअली एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है जो कि एंड टू एंड डेटा ट्रांसफ़र को कंट्रोल करता है, यानी कि सेंडर से डेटा निकलने से लेकर रिसीवर तक डेटा पहुंचने तक के पूरे फ्लो को कंट्रोल करता है। TCP का फ़ायदा ये है कि अगर कोई डेटा पैकेट लॉस भी हो जाता है तो वो उसको रिकवर कर सकता है। तो दोस्तों, आखिरी में आता है एप्लीकेशन लेयर या एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे भी एक्चुअली कई तरह के एप्लीकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल एक तरह का एप्लीकेशन है या सर्विस है। फॉर एग्जांपल फाइल ट्रांसफ़र एक तरह की चीज़ है। फॉर एग्जांपल HTTP जो हम कोई वेबसाइट खोलते हैं वो एक तरह की सर्विस है। ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे होती हैं। तो जो ये अलग अलग एप्लीकेशंस हैं इंटरनेट पे, वो सारे जिन सर्विसेज पे या जिन प्रोटोकॉल्स पे बने हुए हैं वो सारे आते हैं एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के अंदर। अगर फाइल ट्रांसफ़र की बात करें तो उसके लिए देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर हम ईमेल की बात करें तो उसके लिए देयर इज़ समथिंग कॉल्ड SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, बात करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की। कोई भी हमारा ईमेल सर्वर SMTP को फॉलो करता है तभी जाकर वो ईमेल्स भेज सकता है। आप ये सोचिए कि मैं अपनी जीमेल के आईडी से किसी और की याहू के आईडी पे या किसी और के रेडिफ मेल के आईडी पे या किसी और की आउटलुक के आईडी पे भी ईमेल भेज सकता हूँ। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये सारे तो अलग अलग कंपनीज़ हैं, फिर भी हम एक दूसरे से कैसे बात कर ले रहे हैं? इसका एक्चुअली यही रीज़न है कि सारे जो भी अलग अलग मेल सर्वर्स हैं हमारे, वो एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं जिसको हम SMTP कहते हैं। अगर हम SMTP का फ्लो एक डायग्राम से समझें तो आपके कंप्यूटर से आपने एक ईमेल भेजा तो वो ईमेल सबसे पहले इंटरनेट पे जाता है और इंटरनेट पे आपके ईमेल सर्वर को हिट करता है। अगर आपका ईमेल आईडी gmail.com से ख़त्म होता है तो जीमेल के सर्वर के पास जाता है। अगर आपने जिस बंदे को ईमेल भेजा है, फॉर एग्जांपल उसका ईमेल एड्रेस outlook.com है, तो जीमेल के सर्वर से वही रिक्वेस्ट outlook.com के पास जाएगी और फिर outlook.com का वेब मेल सर्वर उसको रिसीवर के कंप्यूटर तक भेजेगा। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस SMTP को फॉलो करता है। अब बात करते हैं दोस्तों FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की। तो FTP बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए अलग अलग कंप्यूटर्स एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हैं या फाइल शेयर कर सकते हैं। FTP एक्चुअली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है क्योंकि उसके ज़रिए हम किसी और के कंप्यूटर में भी फाइल्स देख सकते हैं और उन फाइल्स को चेंज कर सकते हैं। ऐसे कई सारे FTP के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि FileZilla इज़ वन ऑफ देम, जिसके ज़रिए आप किसी सर्वर के जाके उसके फाइल्स को चेंज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं www के बारे में। आपने कई लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि हम जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है www.google.com, www.facebook.com। तो ये www आखिर है क्या? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ये हमने नाम दिया है इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सबको हमने www का नाम दिया है। इन सारे रिसोर्सेज को हम एक्सेस कर सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र में, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, कोई भी। और इसको एक्सेस करने www के बाद उस वेबसाइट या उस वेब एप्लीकेशन का URL डालते हैं। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
URL समझ लीजिए उस वेबसाइट का एड्रेस है। तो आपको जिस भी वेबसाइट पे जाना है, तो हमें जिस भी वेबसाइट पे जाना है www. के बाद हम उसका नाम लिखते हैं। तो अगर www को सिंपल भाषा में समझना है तो हमने इंटरनेट के बारे में जाना कि इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ता है, बट इंटरनेट पे वो रिसोर्सेज कौन डालता है, इंटरनेट पे जितनी भी जानकारी है, जितने भी रिसोर्सेज है, वो कौन डालता है? वो हम और आपके जैसे ह्यूमंस ही डालते हैं। तो वो www है जिसके ज़रिए हम उन सारे रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हैं या उन सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने www के बारे में बात की, वैसे ही आपने कई वेबसाइट्स में नोटिस किया होगा कि www.google.com से पहले HTTP या HTTPS:/ भी लगा होता है। तो ये HTTP या HTTPS क्या है? तो दोस्तों, इंटरनेट पे जो भी डेटा है, मोस्ट डेटा इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट दोस्तों आप समझते होंगे, टेक्स्ट बेसिकली कोई भी मैसेज होता है जो हम एक दूसरे को भेजते हैं नॉर्मली। टेक्स्ट में वर्ड्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं। बट अगर हम हाइपर टेक्स्ट की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट में ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, फाइल्स हो सकते हैं। तो www पे जब हम हाइपर टेक्स्ट शेयर करते हैं तो उनके शेयर करने के लिए भी देयर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP के ज़रिए ही हम कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। HTTP के जैसे ही एक और है जिसको हम कहते हैं HTTPS। HTTP के जैसा ही एक और है जिसको हम कहते हैं HTTPS। तो दोस्तों, HTTP पे क्या होता है, अगर मैं कोई मैसेज किसी और को भेज रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि उसी पैकेट को अगर कोई हैकर है या कोई थर्ड पार्टी है जिसने किसी भी तरीके से उस पैकेट को एक्सेस कर लिया, तो उस डेटा को पढ़ सकता है और उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिक्योरिटी रिस्क है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो मान लीजिए आपने एक लेटर लिखा किसी और के लिए और वो लेटर आपने किसी बच्चे को दे दिया कि ये जाकर उस आदमी को दे दो। दूसरी चीज़ आपने गलती क्या की कि आपने उस लेटर के एनवेलप को चिपकाया नहीं। वो बच्चा लेटर को लेकर जा रहा है, बट उसी बीच किसी तीसरे इंसान ने उस बच्चे को रोका और बोला ये लेटर मुझे दो। फिर उसने उस लेटर को खोला, उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद वापस से बच्चे को दे दिया, लो अब जाकर उस इंसान को दे दो। तो दोस्तों, लेटर तो A से B तक पहुंच गया, लेकिन बीच में एक तीसरे इंसान ने उसे पढ़ लिया। हो सकता है उस लेटर में कोई बहुत ही सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल बात हो, तो अब उस तीसरे इंसान को ही पता है और यहाँ पे हमारी एक सिक्योरिटी रिस्क है। तो HTTPS में हम क्या करते हैं कि जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन मैं उस पैकेट में भेज रहा हूँ उसको हम एक तरीके से एनक्रिप्ट कर लेते हैं। किसी कोड से, किसी लॉजिक से हम एनक्रिप्ट कर लेते हैं। एनक्रिप्शन का मतलब होता है किसी तरीके से उसको एनकोड कर लेना ताकि हर इंसान को वो समझ में ना आए। किसी भी डेटा को अगर हम एनक्रिप्ट करते हैं तो उसको वापस से डिक्रिप्ट करना होगा उसको समझने के लिए, और उसको डिक्रिप्ट हम तभी कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि उसके एनक्रिप्शन का लॉजिक क्या था। तो HTTPS में जब भी हम कोई पैकेट भेजते हैं वो एनक्रिप्टेड पैकेज होता है, और जब वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो रिसीवर उसको डिक्रिप्ट कर रहा है। उसके एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का लॉजिक सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही पता होता है। इसलिए अगर बीच में किसी और ने उसे पढ़ भी लिया तो उसे समझ में ही नहीं आएगा कि ये था क्या। पढ़ने के बाद भी उसको समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने और आपने मिलकर एक सीक्रेट लैंग्वेज बनाई और हम जो भी बातें करते हैं उस सीक्रेट लैंग्वेज में करते हैं। तो अगर उस लेटर को बीच में किसी तीसरे इंसान ने पढ़ भी लिया तो उसको वो लैंग्वेज, उसका मतलब समझ में ही नहीं आएगा। तो ये फ़ायदा है दोस्तों HTTPS का। जितने भी इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो कुछ भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या कुछ भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारा जिनके पास होता है, फॉर एग्जांपल हमारे सारे बैंकिंग वेबसाइट, सारे नेट बैंकिंग के वेबसाइट्स, या फिर हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, या फिर हमारे ईमेल, जितने भी ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, उन सबको HTTPS पर होना मैंडेटरी है। या फिर कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ये सारी वेबसाइट्स को HTTPS पर होना ज़रूरी है क्योंकि ये सिक्योर्ड होते हैं। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लीक नहीं होगी, इनमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है।
तो ये एक तरीका हो सकता है दोस्तों। कई बार हमारे साथ फ्रॉड होता है, गलत बैंकिंग साइट पे या गलत सोशल मीडिया साइट्स पे। तो आप वहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि उसकी URL HTTP है या HTTPS है। अगर HTTP है तो हाई चांसेस है कि आपका वो एक फ्रॉड वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे आप कुछ ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं इंटरनेट के बारे में, वेब के बारे में, और काफ़ी बेसिक चीज़ें हमें पता चली है इंटरनेट और वेब से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आऊँगा कुछ बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट कंटेंट के साथ, और हम इंटरनेट और वेब सॉफ्टवेयर के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और नेटवर्क में प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव बातें पता चल सकें। आपका कोई भी फीडबैक हो इस वीडियो से रिलेटेड प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करें, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों। विल बी बैक सून एट कोडिंग टॉकीज विद विकास। टेक केयर, बाय बाय।